हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th के एक बेहतरीन पाठ, जिस पाठ का नाम है तिरिच, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम लोग इस पाठ के एक चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप सभी को ये सभी प्रश्न बेहतर ढंग से समझ में आए और आपको बेहतर लगे। अगर आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तिरिच पाठ, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश, इसके पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है कि तिरिच क्या है। क्या कह रहा है कि तिरिच क्या है। तो तिरिच जो है वह एक छिपकली की प्रजाति का विषैला जीव है। तिरिच जो है वह छिपकली के ही प्रजाति का एक विषैला जीव है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तिरिच के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि तिरिच के लेखक कौन है। तो तिरिच के लेखक जो है वह है उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन है। तो तिरिच के लेखक जो है वह है उदय प्रकाश। अगला 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है। अर्थात तिरिच जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो तिरिच जो है इसमें मृत्यु का, आतंक का पर्याय बन करके उभरा है, यानी आतंक का पर्याय बन करके तिरिच जो है इस पाठ में उभरा हुआ है। अगला 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। क्या कह रहा है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो तिरिच कहानी जो है वह आत्मकथा के शैली में लिखी गई है। किस में लिखा गया है। आत्मकथा के शैली में लिखा गया है। तो हम लोगों ने 4 प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे के तमाम प्रश्न के साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगला जो प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका में, कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है। तो उदय प्रकाश जिस पत्रिका के संपादन में काम किए हैं उसका नाम है दीनमान। क्या है। दीनमान नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म खाली स्थान अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के अनूपपुर के किस गांव में हुआ था। तो सीतापुर गांव का नाम था उनका, कि उदय प्रकाश का जन्म सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि उदय प्रकाश के पिताजी थे, क्या थे। उदय प्रकाश के पिताजी कौन थे, यानी पेशे से क्या थे। तो उदय प्रकाश के पिताजी जो थे उनका नाम था प्रेम कुमार सिंह। क्या नाम था। प्रेम कुमार सिंह उनके पिताजी का नाम था। अर्थात उदय प्रकाश के पिताजी का नाम जो था वह था प्रेम कुमार सिंह। तो अभी तक हम लोगों ने 7 जो प्रश्न हैं उन सभी 7 प्रश्नों के बड़ी शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया है। 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश की माता जी कौन थी, यानी उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या था। तो उदय प्रकाश की माता जी का नाम था गंगा देवी। क्या नाम था। उदय प्रकाश की माता का नाम था गंगा देवी। क्या नाम था दोस्तों। तो उदय प्रकाश के माता जी का नाम जो था वह था गंगा देवी। अगला 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी खाली स्थान को हुआ था। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी खाली स्थान को हुआ था। उदय प्रकाश जो है उनका जन्म जो है किस तारीख को हुआ था। तो यहाँ तो इस तारीख तो दिया है, यहाँ केवल जो है ईस्वी नहीं दिया गया है। तो उदय प्रकाश का जो जन्म है वह 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 10 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि तिरिच के लेखक कौन हैं। क्या कह रहा है कि तिरिच जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पाठ के लेखक कौन हैं। तो तिरिच जो है उस पाठ के लेखक जो हैं उदय प्रकाश हैं। कौन है। उदय प्रकाश हैं। फिर कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तिरिच एक बार मैंने खाली स्थान देखा था। क्या कह रहा है कि तिरिच जो है, लेखक कह रहे हैं कि तिरिच को मैंने एक बार देखा था। सपनों में तिरिच को इन्होंने एक बार देखा हुआ था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12
नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ऊपर हम लोगों ने इस प्रश्न को खाली स्थान के रूप में भरा हुआ है। तो उदय प्रकाश का जो जन्म था वह 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश साहब का जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न कह रहा है कि सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, उदय प्रकाश की कैसी कृतियां हैं। कह रहा है कि सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, उदय प्रकाश की कैसी कृतियां हैं। कविता संग्रह है, नाटक संग्रह है, एकांकी संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है। तो यह सभी जो है कविता संग्रह है। क्या है? यह सभी जो है कविता संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि तिरिछ लेखक का संबंध किनसे है, यानी तिरिछ का जो लेखक है उनका संबंध किससे है। लेखक के पिताजी से है, लेखक के मित्र से है, लेखक के बेटे से है या फिर लेखक की पत्नी से है। तो तिरिछ का जो संबंध है वह लेखक के पिताजी से है। किससे है? लेखक के पिताजी से तिरिछ का संबंध रहा है। इस पाठ में तिरिछ से ही संबंध रहा है, क्योंकि तिरिछ के काट लेने से उनके पिता की ऐसे माना जाता है कि मृत्यु हो जाती है। अगला जो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। तो उदय प्रकाश जैसे इसमें दिया गया है, क में कह रहा है संडे मेल जो नई दिल्ली में, इंडिया टुडे, फिल्म स्टार या अमरकांत। तो उदय प्रकाश जी जिस पत्रिका का सहायक संपादक थे उसका नाम था संडे मेल। क्या नाम था? संडे मेल। तो चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16 और 17 दो ही और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे हुए हैं। इसके बाद तमाम हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग के में उदय प्रकाश ने क्या किया। कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। जैसे अध्ययन, अध्यापन, लिपिक कार्य, शोध कार्य। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने अध्यापन का काम किया था। किसका काम किया था? तो अध्यापन का काम किया था। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां हैं। क्या कह रहा है कि दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां हैं। जैसे ऑप्शन में कह रहा है कि मोहन राकेश, रांगय राघव, ग में कह रहा है उदय प्रकाश और घ में कह रहा है अमरकांत। इसका सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश। तो हम लोगों ने तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग इस पाठ के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर रुख करते हैं और इस पाठ में जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने आपके बीच परोसने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि आपको समझ में आए और आप अपने बोर्ड की परीक्षा जो है उसको बेहतर तरीके से लिख सकें। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, इसमें तो इस पाठ में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम लोगों ने महज 4 से 5 प्रश्नों को ही इस वीडियो में आपको बताने का काम किया है, ताकि इस पाठ से जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों ने इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तमाम बाकी जो प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा नहीं किया है। तो चलिए इस पाठ के एक प्रश्न जो है, तिरिछ क्या है। क्या कह रहा है कि तिरिछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तिरिछ जो है वह एक बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना क्या होता है, नामुमकिन हो जाता है। तिरिछ एक प्रकार का बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब कर देता है और उस पेशाब में लौट जाता है। देखिए यह तिरिछ जो है ना, जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही काटने के तक पश्चात यह भागकर किसी जगह जाकर के क्या करता है, तो पेशाब कर देता है और उसी पेशाब में अपने आप को लौट जाता है। कह रहा है कि अगर तिरिछ ऐसा कर दे
तो आदमी का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। अगर तिरिछ के काटने के तत्पश्चात अगर तिरिछ भाग कर कहीं पेशाब करके उसी पेशाब में वह खुद को लौट जाए तो आदमी का बचना जो है वह मुमकिन यानी नामुमकिन हो जाता है। वहीं तिरिछ काटने के लिए भी दौड़ता है। तिरिछ जो है ना वह काटने के लिए भी दौड़ता है। जब मनुष्य अर्थात जब उससे नज़र टकरा जाए अर्थात जब मनुष्य का नज़र तिरिछ के साथ टकरा जाए तो वह तिरिछ मनुष्य को काटने के लिए भी दौड़ता है। कहानी में तिरिछ जो है वह मृत्यु का प्रतीक है। जिस भीषण यथार्थ के शिकार कौन हुए? लेखक के पिताजी हो जाते हैं। चलिए तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि तिरिछ क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो तिरिछ जो है वह एक बेहद जहरीला जीव है और कहानी में यह मृत्यु के प्रतीक है। तो चलिए 2 नंबर जो प्रश्न है कि तिरिछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल जो है परिचित लगता है, क्यों? क्या कह रहा है कि तिरिछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो चलिए इस प्रश्न के जवाब को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि तिरिछ को जलाने गए जब लेखक देखते हैं कि पूरा जंगल जो है मेरा परिचित है, आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जंगल जो है लेखक का परिचित है? तो कह रहा है कि लेखक को पूरा जंगल जो है परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिछ से बचने के लिए लेखक जो है भागते हैं। देखिए लेखक के सपनों में कई बार तिरिछ आता है और लेखक उस तिरिछ से बचने के लिए उसी जंगल के रास्ते से भागते हैं। तो यह जंगल जो है उनके सपनों में आता है। कह रहा है कि लेखक गौर से हर तरफ देखता है कि हर वह सपने के बाद यानी हर वह वस्तु सपने में जो आता था और सपने के बीत जाने के बाद जो थानू को वह बताया भी था कि एक सकरा सा नाला इस जगह बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहीं कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है। यह सभी बातें जो हैं लेखक अपने घर के एक सदस्य थानू को बताते हैं कि थानू जब मैं सपने में देखता हूँ तिरिछ को और उससे बचने के लिए जब मैं भागता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक सकरा सा नाला है और उस नाले के ऊपर बड़े बड़े क्या हैं? चट्टानें हैं और उस चट्टानों में कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के छाते हैं। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान भी मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में डूबा रहता है। लेखक को उसी जगह तिरिछ की लाश भी मिलती है। देखिए जैसे जैसे लेखक अपने सपनों में तिरिछ से भागते हुए रास्तों को देखते हैं ठीक उसी प्रकार लेखक को सामने प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देता है। जब वह लेखक जाते हैं तिरिछ को जलाने तो उनको पूरा वह दृश्य जो अपने सपनों में देखते हैं उनको सचमुच का दिखाई देता है। कह रहा है कि लेखक को उसी जगह तिरिछ की लाश भी मिल जाती है। सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है। अर्थात सपने में जो भी बातें लेखक को दिखता है वही बातों को लेकर के लेखक जो है जंगल से अपने आप को परिचित समझते हैं। इसीलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपनों में पहले ही देख चुके थे। कौन? जो लेखक हैं उदय प्रकाश, वह अपने सपनों में पहले इन सभी चीज़ों से यथार्थ रूप से परिचित थे। तो चलिए अभी हम लोग 2 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी तो तमाम प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। तो 3 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? देखिए लेखक ने बड़ा शानदार सा एक प्रश्न किया कि इस घटना का संबंध पिताजी से भी है, मेरे सपने से भी है और शहर से भी है। और शहर के प्रति जो एक जन्मजात हमारे मन में भय होता है उससे भी। तो यह भय क्या है? यह भय क्यों है? आखिर हम लोगों को शहर से डर क्यों लगता है? तो चलिए इसके जवाब को देखते हैं। तिरिछ कहानी के लेखक के पिता को शहर इतना आतंकित करता है कि वे शहर जाने से बार बार कतराते हैं। जो इस पाठ के लेखक हैं और लेखक के जो पिता हैं वह शहर से हमेशा भयभीत रहते हैं, आतंकित रहते हैं और जाने से यानी शहर जाने से वह बार बार कतराते भी हैं। नहीं जाने के बहाने ढूंढते हैं। अर्थात वह शहर जाने के जो ये काम करते हैं वो सभी कामों को कहते हैं कि भाई जो है शहर मुझे नहीं जाना है, वह बहाना ढूंढते रहते हैं। शहर की संवेदनशीलता उसके भय का कारण है। शहर में जो संवेदनशीलता है लेखक के पिता को उसी संवेदनशीलता का भय है। अरे कहानी में वर्णित शहर में जब पिता डरते डरते शहर जाते हैं तो उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहारों से लगता है कि शहर की संवेदना मर गई है।
लेखक के पिता के साथ शहर में जो जो घटनाएं घटती हैं, वैसे उन्हीं सभी दृश्यों को लेकर के यह लगता है कि शहर में जो संवेदना है वह क्या हो चुकी है, मर गई है। शहर का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ओतप्रोत है, अर्थात शहर में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी स्वार्थी हैं, लालची हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। नई पीढ़ी अराजक एवं हिंसक हो गई है, शहर की आत्मीयता सिमट गई है और इसलिए पिता की सहायता के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है और उनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि बल्कि उसी स्थितियों में अपने आप को बचाता है। आधुनिकता की यह विडंबना शहर के भयावह रूप को रेखांकित करती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से लोग एक दूसरे को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अगर वैसे शहरी क्षेत्र में भी होता तो शायद लेखक के पिता के साथ यह अमानवीय घटना नहीं घटी होती। तो चलिए आगे इसमें भी थोड़ा सा और बचा हुआ है। कह रहा है कि इस प्रकार एक ठेठ ग्रामीण संवेदना का व्यक्ति शहरी वातावरण में किस तरह से खुद को अजनबी, असहाय और अकेला महसूस करता है। उपयुक्त दृश्य इसका बेहद परिचय देता है। अगर यह अमानवीय घटना जो है शहरों में नहीं घटती तो हो सकता कि लेखक के पिता की मृत्यु नहीं होती। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। और वह प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दे। इस प्रश्न में 3 व्यक्तियों के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। पहला है स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, दूसरा है नेपाली चौकीदार थापा, तीसरा है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता और चौथा है थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह। अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रश्न में 4 व्यक्तियों के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि कैशियर अग्निहोत्री, पहला जो आपका है कि स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के जीवन चरित्र, तो कह सकते हैं कि कैशियर अग्निहोत्री शहर के देशबंधु मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर थे। जो अग्निहोत्री साहब हैं वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर हैं। वे डरपोक चरित्र के व्यक्ति इसलिए हो गए थे कि आए दिन बैंक में लूट डकैती होती रहती थी। वह इसलिए जो है लेखक के पिता का सहायता नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें हर व्यक्ति लुटेरा के रूप में नजर आता था। इस बात का पता इस तरह से हो सकता है कि जिस समय लेखक के पिता कैशियर अग्निहोत्री के पास पहुंचे थे, कैशियर डर कर घंटी बजा देता है। इस कथन या यह कथन वर्तमान समाज में पुलिस तंत्र की कलई भी खोलता है। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता है। अगर अग्निहोत्री साहब उनके पिता का थोड़ा सा भी सहयोग किए होते तो शायद लेखक के पिता की मृत्यु नहीं हुई होती। अब दूसरा जो है चौकीदार, जो जिसका नाम है थापा, वह नेपाली है, तो उसके जीवन चरित्र को समझते हैं। कह रहा है कि लेखक के पिता को चौकीदार थापा द्वारा दबोचने जाने से यही लगता है कि वह छोटा चौकीदार अपने काम के प्रति बहुत सजग है, परंतु पिता को बिना सोचे समझे पीटना उसकी मानसिक कमजोरी का द्योतक है। जो छोटा सा चौकीदार थापा है वह अपने काम के प्रति सजग तो है ही, लेकिन उसकी नासमझी का यह अगर कहें तो दृश्य उत्पन्न करता है लेखक के पिता को मारना पीटना। कह रहा कि अपने काम के प्रति सजग रहने का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे अधिकारियों के कहने पर किसी दूसरे को जान से मारने की अगर कहें तो जान तक मारने के लिए आदमी उतारू हो जाए। यह चौकीदार के लुच्चेपन का प्रतीक है। अर्थात चौकीदार जो है अपने रोब, अपने कहें तो बल शक्ति जो है वह लेखक के पिता पर आजमाइश करता है। अगला जो प्रश्न है कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, कह रहा है कि ब्रांच मैनेजर मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर थे। मैनेजर मेहता थोड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति नजर आते हैं, क्योंकि जब पिता को मारा पीटा जा रहा था तब मेहता ने दरियादिली दिखाते हुए तलाशी लेकर बाहर निकाल देने को कहा था, क्योंकि उनको शक था कि शायद हो सकता है कि यह कोई व्यक्ति हो और उसमें थोड़ी बहुत नासमझी हो, जिसके चलते उनको क्या किया गया
कि उनकी तलाशी ली गई। ऐसा लगा उन लोगों को कि यह चोर हो, उचक्का हो, तो इसलिए उसकी तलाशी लेकर के उनमें जो सामान मिला उनके शरीर में, उन सभी सामग्रियों को एक जगह रख करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब अगला जो इस पाठ के एक और कैरेक्टर है, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह शहर के थाने में SHO थे। उनमें भोजन पसंदीदा से तो यही लगता है कि वह कड़वे चीज़ को नापसंद करते थे, क्योंकि जब हम लोग इस पाठ को पढ़ रहे थे तो करेले की सब्जी जो थी उनको नापसंद थी, और परंतु उनकी जो पत्नी थी वह उनको उस दिन लंच में करेले की सब्जी ही दे रही थी। कह रहा परंतु उनकी पत्नी द्वारा 13 साल से रहने के बावजूद पत्नी को राघवेंद्र प्रताप सिंह के भोजन का स्वाद पता नहीं चलता। इसका अर्थ है कि राघवेंद्र प्रताप विभिन्न स्वादों के आकांक्षी व्यक्ति हैं। इससे दूसरा अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते। करेले की वजह से उनका मूड ऑफ हो जाता है। यह गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चारों के जीवन चरित्र को समझा। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।